सो वेलकम गाइस टू ई सबक वंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का साइंस पेपर सीरीज़ बी। इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं लिख के दूंगा कैसा पेपर आया था और आंसर कैसे लिखने हैं इसके, ठीक है। तो थैंक्स मिस्टर अदीब का और वासिया का जिन्होंने हमारे साथ ये पेपर शेयर किया और हम इसके ऊपर ये वीडियो बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या किया है इसने इसने हमें एक डायग्राम दी है। डायग्राम में क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हो रखा है, एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन हो रखा है और इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई करो P क्या है, Q क्या है, R क्या है और S क्या है और T क्या है। बहुत ही आसान है, हमें देखना है, बस आराम से गौर करके इसको देखना है, सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। पहले कहता है P क्या है। आप देखो P क्या है, P है रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर क्या आता है क्यू। क्यू क्या हमारे पास है, क्यू है नॉर्मल। क्यू जो हमारे पास यहाँ है नॉर्मल। फिर क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पर आर। आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और कह रहा है एस। एस जो हमारे पास है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एस यहाँ पर कह रहा है, एस जो हमारे पास है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लास्ट में बचा टी। टी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का आंसर ऐसा लिखना था, ऐसे आराम से यहाँ पर आंसर करके इसको लिख लेना था। अब दूसरा पार्ट जो हमारे यहाँ पर है वो क्या कह रहा है, इफ P फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्रीज। अगर P जो है वो 35 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, सरफेस ऑफ मिरर MM डैश के साथ। यानी कि अगर ये जो P है ये इस मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो है 35 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बताओ व्हाट विल द मेजर ऑफ S। तो ये S एंगल कितना हुआ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन था ये। क्या है, क्या क्या कहा इसने, इसने कहा कि ऐसा जो हमारे पास जो मिरर है उसके साथ इस एंगल ने, इस वाली लाइन ने कितने एंगल बनाया है, 35 डिग्री। हमें पता है नॉर्मल जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब नॉर्मल के साथ ये मिरर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब अगर हमें मुझे ये S निकालना पड़ेगा तो S और 35 डिग्री का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। और उसमें से हम इस S को कैलकुलेट करेंगे। सो हियर हम क्या कर सकते हैं, आंसर करके यहाँ पर लिख लेंगे S प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू किसके बराबर, 90 के बराबर। तो S हमारे यहाँ पर निकलेगा 90 माइनस 35। वो जो हमारे पास S निकलेगा वो कितना होगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से 8 में से 3 गए 5, यानी कि 55 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। तो होप सब ने ये सही किया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। इसमें क्या हमसे डायरेक्ट पूछा गया है, हमसे डायरेक्ट इसने पूछा है कि आप डिफरेंस करो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में। अब इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, 2 लाइनर लिखना चाहिए हमें। क्या है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो रिफ्लेक्शन होती है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। वो तब होगा जब हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होगा। और डिफ्यूजन क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि हमारे पास एक डिफ्यूज, हमारे पास एक रफ सरफेस होगा, खुरदुरा सरफेस होगा। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, हम लिख सकते थे ऐसे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, इट ऑकर्स इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, and in which angle of incidence is equal to angle of reflection
ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करें कि ये तब होती है जब हमारे पास एक रफ सरफेस हो। क्या करें, इट ऑकर्स इन केस ऑफ रफ सरफेस एंड अब क्या लिख सकते हैं, एंड इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस is not equal to angle of reflection, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे ही हम दो लाइनों में आंसर लिख सकते। इसका आर पार्ट भी आया था, क्या कह रहा है, ड्रा लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। अब क्या करना था, एक ह्यूमन आई बनानी थी हमें, और उसका क्या था, देखो टोटल कितने मार्कस का, 2 मार्कस का, इसका 1 मार्कस और राडस और कूनस का 1 मार्कस। बहुत ही शॉर्ट में इसको लिखना था, यानी कि लेबल डायग्राम बनानी थी हमें, डायरेक्ट एक आई की हमारे पास ऐसे लेबल डायग्राम बनानी थी, ऐसे जाके बस। फिर हमें क्या करना था, इसको बस देखना, डिटेल्स थोड़ी लिखनी थी। यहाँ पर लिखते ये रेटिना है, और यहाँ पर होते रॉड्स एंड कून्स, यहाँ पर होता है हमारे पास आई लेंस, यहाँ पर होता है आई लेंस, यहाँ पर ये और ये हमारे पास होते हैं सिलेरी मसल्स। यहाँ आगे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर होता है हमारे पास पुपिल, और यहाँ इसके बीच में क्या होता है हमारे पास आयरिस। बस ये चीज़ें सारे हमें यहाँ पे लेबल करनी थी, तो 1 मार्क्स आ गया। दूसरा हमारे पास यहाँ क्या था, व्हाट आर रॉड्स एंड कून्स। तो रॉड्स और कून्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स। रॉड्स एंड कून्स आर द फोटो रिसेप्टर्स। इनमें हमें डायरेक्टली लिखना था, क्या लिखना था, अब मैं कहाँ लिखूँ उसको, एक सेकंड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रॉड्स and cones are photoreceptors, ठीक है, ऐसे लिखना था। फिर क्या लिखना था, in which rods are sensitive towards low light level, and cones are sensitive towards high light लेवल। क्लियर, तो बहुत ही आसान था, ठीक है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या हमें पास एक स्टडी दी है, को इसको समझो और देखो क्या होता है, ठीक है। क्या अमान डिफड है free ends of a circuit shown in figure connected with a bulb into distilled water. The bulb did not glow when he dipped it in a unknown solution of X and bulb glowed. अब कह रहा है कि explain the reason in both cases. कह रहा अरमान ने सर्किट डाला डिस्टिल्ड वाटर में, और डिस्टिल्ड क्या हुआ, वो ग्लो, बल्ब ने ग्लो नहीं किया। फिर इसने एक एक्स सोल्यूशन में डाला जो हमें पता नहीं है वो क्या है, लेकिन बल्ब ने ग्लो किया। अब बताओ, एक्सप्लेन करो कि रीज़न इन बोथ द केसेस, डिस्टिल्ड वाटर में क्यों किया और उस एक्स में क्यों नहीं किया। तो इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए लिख से पार्ट नंबर ए करके आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे इन केस ऑफ distilled water the bulb did not glow because
distilled water is bad conductor of electricity, while as the bulb glows in case of solution X, because it is good conductor of electricity. दूसरा कह रहा है यहाँ पर हमारे पास कि आप मेंशन करो टू सॉल्यूशंस दैट सॉल्यूशन एक्स कैन. अब एक्स वो सॉल्यूशन होगा जो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है. अब कोई भी आप इसमें से सॉल्यूशन दे सकते हो, यहाँ कि ब्राइन सॉल्यूशन दे सकते हो, ब्राइन सॉल्यूशन. दूसरा आप इसमें दे सकते हो, ये पहला. दूसरा आप इसमें दे सकते हो कौन सा, एक तो ब्राइन सॉल्यूशन. दूसरा आप देख सकते हो रेन वाटर, टैप वाटर भी लिख सकते हो, इसमें लेमन जूस लिख सकते हो, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकोगे. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की देखते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, क्या कहते हैं, एक मेटल का हमारे पास दो मेटल होते हैं, फिर हम एक मेटल को पिघला करके दूसरे मेटल पे उसकी कोट चढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, आंसर में इसको लिख सकते हैं, इट इज द मेथड ऑफ coating a metal with another metal by using electricity. ठीक है, अब कह रहा है व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन तो इसके हज़ारों है, आप 1000 एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, लेकिन दो में इम्पॉर्टेंट बनाते हैं. एक है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, दूसरे हमारे यहाँ पर इस पर क्या कहते हैं, इसको जिंक कोटिंग ऑन आयरन. ठीक है, बाकी इसमें आप 1000 लिख सकते हो. जैसे हमारे पास होते हैं डोर नॉब जो होती है, डोर नॉब्स, हमारे पास डोर हैंडल्स होती है, डोर हैंडल्स. ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, चले आगे चलते हैं. आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग. आपको ऐसे ही बनाना था, फिर इसको मैच करना था, बहुत ही आसान था. इसमें मेल गमेट हमें देखना है. मेल गमेट यहाँ पर हमें पास डायरेक्ट स्पर्म है. हमें बाइनरी फिशन देखना है. बाइनरी फिशन किस में होता है, एमूबा में होता है. हमें यहाँ पर क्या बडिंग देखनी है, बडिंग किस में होती है, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रा में होती है. हमारे पास यहाँ पर फीमेल गमेट वो क्या होता है, ओवा होता है. हमारे पास यहाँ पर कहता है क्लोनड शीप जो होती है वो क्या होती है, वो डॉली होती है. हमें बचा कौन, मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, फ्रॉग में होता है. आसान है, चले आगे. कह रहा है व्हाट हैज़ कोरोडेड द ताजमहल, व्हाट हैज़ कोरोडेड द मार्बल ऑफ ताजमहल, एक्सप्लेन इन्वॉल्व द फिनोमेना. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आप खुद ही लिखो, जिसने भी लिखा होगा. मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा. तो क्रोड को ताजमहल के मार्बल को क्रोड किया है एसिड रेन ने. अब प्रोसेस क्या हुई है, जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हाई होता है तो एटमॉस्फेयर में क्या है, छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं. हमारे पास गैसेस भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाता है. फिर जब बारिश पड़ती है, वो जो पानी है, वो जो गैसेस है, वो मिलते हैं किसके साथ, इस गैसेस के साथ, और बनाते हैं हमारे पास खतरनाक एसिड्स. और वो जो पानी गिरता है फिर उसको कहते हैं हम एसिड रेन. जैसे कि मैं समझाता हूँ इसको, हमारे पोल्यूशन के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो होता है कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड. और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे धुएं होते हैं, लेकिन हमें
पर्टिकुलर केस ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। अब ये क्या करता है, ये बन जाता है कहाँ पर, अक्यूमुलेट होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब ऊपर बारिश गिरती है, बारिश के साथ पानी के साथ ये मिलके बनाता है हमारे पास H2SO4 जिसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे उतरता है पानी विद द हेल्प ऑफ किसके उतरता है, रेन के साथ, तो इस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। अब इस एसिड रेन की वजह से मार्बल जो है वो खराब होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसमें है, इसी को लिखना है, व्हाट हैज कोरोडेड द मार्बल ऑफ ताजमहल, इसको लिखेंगे एसिड रेन। और जो मैंने बाकी यहाँ पर एक्सप्लेन किया इसको प्रोसेस में इन्वॉल्व करके फिनोमेना में लिखना है, ठीक है। चलो, डिस्क्राइब हाउ ओविपोरस एनिमल्स डिफर फ्रॉम विविपोरस एनिमल्स। अब इसको भी क्या करना है, एक ही सेटअप में हमें लिखना है। ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो हमें क्या देते हैं, जो है अंडे देते हैं, और विविपोरस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं डायरेक्ट। अब इसमें हमें एक एग्जांपल लिखनी थी, हम इसके एग्जांपल लिख सकते थे हैन, और बाकी कोई भी जानवर लिख सकते हैं, और इसमें हम लिख सकते थे ह्यूमंस। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, इसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ड है, सबको समझ आ गया होगा। ऊपर लिखोगे हाउ कैन यू डिफर, जब भी डिफर करना हो ना तब क्या करोगे, एक लाइन डालोगे, यहाँ पर लिखोगे ओविपोरस, ओविपोरस, और यहाँ पर लिखोगे वेविपोरस। ओविपोरस को क्या करोगे, ऐसे डिफाइन, दीज आर दोज एनिमल्स, ठीक है, जो ले करते हैं, विच ले देयर एग्स, ठीक है, और विविपोरस आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। फिर हम नीचे एग्जांपल लिखोगे, बस उतना ही करना था, दैट इज इट। अब कह रहा है व्हाट इज द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। अब क्या करना है, पहले खरीफ क्रॉप्स को लिखना है, फिर उसका कल्टीवेशन जून और हार्वेस्टिंग लिखनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं खरीफ, फिर ऐसे रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। खरीफ को क्या करेंगे, ऊपर खरीफ के ऊपर लिखेंगे हम क्या, कल्टीवेशन, और यहाँ क्या लिखेंगे, रबी के ऊपर क्या, यहाँ पर लिखेंगे हार्वेस्टिंग। अब ऐसे बनाना है एक टेबल, और सिंपल इस टेबल में लिखना था। खरीफ का क्या है, खरीफ को करते हैं किसमें, हम अर्ली मई में करते हैं, और कल्टीवेट कब करते हैं, अक्टूबर में करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करते हैं। अब इसको सो कब करते हैं, रबी को अक्टूबर नवंबर में, और कल्टीवेट करते हैं मार्च में जाके। बस ऐसे लिखना था, बराबर मार्क्स। चले आगे। अब क्या आ रहा है, ड्यू टू द लेटर इन्वर्जन हाउ द वर्ड अर्थक्वेक विल अपीयर इन ए मिरर। अब लेटर इन्वर्जन क्या होता है, लेटर इन्वर्जन होता है जब हमें उल्टा दिखाई दे हो, लेटर इन्वर्जन को भी उल्टा कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस में जो उल्टी होती है ना लिखी हो, उसको लेटर इन्वर्जन कहते हैं। बस इसको लिखना था उल्टा, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक को उल्टा लिखना था, ठीक है, जैसे मिरर में दिखता, बस उल्टा लिख के इसको कर देना था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, उल्टा लिखा है अर्थक्वेक, ऐसे उल्टा लिखना था। चला आगे। सजेस्ट एनी 2 ways टू डिक्रीज द एयर पोल्यूशन इन योर सिटी टाउन और एरिया। 2 सजेस्ट करने हैं हमें। तो पहले क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम, एयर पोल्यूशन हमें रोकना है। एयर पोल्यूशन अगर हमें रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं, 2 वे से एयर पोल्यूशन कैसे रुक सकते हैं। पहले तो हम क्या करें, इंडस्ट्रियल एरियाज को क्या करें, कंजेस्ट करें, उनको ज़्यादा क्या करें, इंडस्ट्रियल एरियाज को, इंडस्ट्रीज को अपने बस्ती में ना आने दें, उनको दूर ही रखें। दूसरा क्या है, जो भी हमारे पास जो है मोटर व्हीकल जो है, जो पुराने मोटर व्हीकल्स है, जो उनसे धुआं निकलता है, उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है, तो उनको क्या करें, उनको बैन करें, जो पुराने वाले हैं। या जो हम जो जलाते हैं, जो कूड़ा करकट घर में हम जलाते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होती है, उसको बंद करें। तो ये 2 वेज है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब इसको भी क्या करना है, ऐसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ से लिखोगे मेल और यहाँ से लिखोगे फीमेल। अब मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ, जैसे टेस्टिस है मेल का है, यूटेरस फीमेल का है, ओरी फीमेल का है, सुपर्म मेल का है, सुपर्म डक्ट्स पिन्स जो है, सुपर्म डक्ट्स मेल का, पिन्स जो है मेल का है, फ्लोपियन ट्यूब जो है फीमेल का है। बस ऐसे ही लिखना था। क्या कह रहा है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस। अब ये डिक्रीज नहीं कह रहा है, इंक्रीज कह रहा है। इंक्रीज कब हम हो सकते हैं, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज तब होगी जब हम बिटवीन इनमें क्या करेंगे, रफ सरफेस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो हाउ डू यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस। हम क्या करेंगे, अब रफ सरफेस बीच में रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो फ्रिक्शन हो इंक्रीज होगा। इसकी एक एग्जांपल बेस्ट है, वो है सैंड पेपर। सैंड पेपर हम बीच बीच में रखेंगे, सैंड पेपर हम बीच में रखेंगे,
तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज कैसे हो जाती है फ्रिक्शन, जब हम रफ सरफेस ले, ज़्यादा खुरदुरा सरफेस ले, तब जो जाती है हमारे पास क्या कहते हैं, फ्रिक्शन जो इंक्रीज होती है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो मैं समझाता हूँ इसको, बाकी आपको खुद ही समझ आ जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेज है उसमें से ज़्यादातर गैसेज जो होती है हमारे पास मीथेन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो हमारे पास सूरज से हमारे पास जो इंफ्रारेड लाइट जो आती है वो पहले आके डायरेक्ट क्या करती है, अर्थ से टकराती है। अर्थ से जब टकराती है तो फिर यहाँ अर्थ से आफ्टर रिबाउंडिंग फ्रॉम द अर्थ जो वापस जाती है, ये रेज जो वापस जाती है, इनको जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेज जो है ट्रैप करती है। इस ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, काजेस क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, काजेस है जो हम गैसेस रिलीज कर रहे हैं दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन हाउस गैसेस जितनी हम इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। तो काज यही है कि इंफ्रारेड राइज ऊपर सन से आती है, वो नीचे जाके ज़मीन से टकराती है, ज़मीन के टकराने के बाद उनको जो गैसेस है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्रैप करती है। इस सारे फिनोमेना को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्लियर, चले आगे। क्या कहता है, एन इंसेक्ट दैट इज नोन टू प्लो द सॉइल, और इसे जो वो इंसेक्ट जो क्या करता है, प्लो करता है सॉइल को, ये तो सबको पता होगा, यह है अर्थवॉर्म। कह रहा है द साइज ऑफ पुपिल बिकम्स, तो साइज ऑफ पुपिल क्या बनता है, व्हेन यू सी इन ए डिम लाइट, तो साइज ऑफ पुपिल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं लार्ज। कह रहा है डाइजेशन सब्सटेंस व्हिच व्हेन अप्लाइड बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूस कर रहा है, कम कौन करेगा, लुब्रिकेंट। ठीक है, चले आगे। अब ये आ रहा है, कह रहा है सिस्मोग्राफ इज यूज्ड, सिस्मोग्राफ किसके यूज होता है, जो अर्थक्वेक को मेजर कर सके। ठीक है, रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, बस ए पार्ट इसका आंसर है। कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बराबर करेक्ट जवाब। चले आगे, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, अब जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तब क्या होगी, गाड़ी एक बॉडी जो दूसरी बॉडी पे चल नहीं सकेगी, जब चल नहीं सकेगी उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहाँ होता है, गैमेट्स होता है ह्यूमन्स में, किन में होता है, ह्यूमन्स में होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो भी कहाँ बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस कहाँ बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। बचा क्या हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, तो ये इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, अब इलेक्ट्रोप्लेट किस चीज़ को कर सकते हैं, उसी चीज़ को कर सकते हैं ना जिसपे क्या होगा, जिसपे जंग लगने का खदशा हो, जिसपे कुरूजन हो। तो यहाँ पर वुडन को कुरूजन होता है, नहीं होता, प्लास्टिक जार को होता है, नहीं होता, सॉफ्ट टाइल्स को नहीं होता है, तो किसको होता है, आयरन कैन को होता है, तो आयरन कैन इज द करेक्ट आंसर। और हमेशा इन्हीं चीज़ों पे भी होता है, कौन सी जो मेटल वाली चीज़ों पे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। द कलर ऑफ आई ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन, अब इसने लिखा है आयरिस, तो आयरिस इज द करेक्ट आंसर। क्या द टेडपोल, रेटिना नहीं, रेटिना पे इमेज बनती है। पुपिल जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। कॉर्निया जो होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, तो ये वाला एरिस बच जाता है, जिससे कलर जो हमें दिखता है, आई वाला जो पार्ट हमें दिखता है वो एरिस है। ठीक है, टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फिस। तो थैंक यू, दिस वाज द पेपर ऑफ क्लास 8th साइंस। तो हियर वाज अ रिव्यू, होप आप सब ने अच्छा किया होगा, जैसे मैंने बताया वैसा ही लिखा होगा। अगर सब ने ऐसा ही लिखा तो मुझे उम्मीद है कि सबके बराबर मार्क्स होंगे, इंशाल्लाह सबके बराबर ही मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर सब ने ऐसा ही लिखा गया तो बराबर मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।